हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरेंद्र कुमार अपने यूट्यूब चैनल एसके एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले पार्ट में हमने मौर्य साम्राज्य के बारे में अध्ययन किया था। अब दूसरे पार्ट में हम मौर्य साम्राज्य के शिलालेख और प्रशासन के बारे में अध्ययन करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स करके हमें मोटिवेट करते रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हमने चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और सम्राट अशोक के बारे में पढ़ा था। इस पार्ट में हम सम्राट अशोक के शिलालेख से शुरू करेंगे। सम्राट अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में पाट्रेदी फैंथलर ने की थी तथा उनके शिलालेखों को पढ़ने में सबसे पहले कामयाबी 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप को हुई। देखिए दोस्तों, सर्वप्रथम अशोक के शिलालेख की खोज अशोक के शिलालेखों की खोज 1750 ईस्वी में पाट्रेदी फैंथलर ने की थी। उसके बाद में सर्वप्रथम अशोक के अभिलेख पढ़ने में पहली सफलता 1837 में जेम्स प्रिंसेप को हुई। अशोक के शिलालेख को पढ़ने में अशोक के शिलालेख को पढ़ने में सबसे पहले सफलता 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप को हुई। अशोक के शिलालेख को पढ़ने में सबसे पहले सफलता 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप को हुई। अब देखते हैं अशोक के शिलालेख। अशोक के शिलालेख एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कुल 14 शिलालेख प्राप्त हुए हैं। कुल 14 शिलालेख प्राप्त हुए हैं। पहला अभिलेख प्रथम अभिलेख में पशु बलि की निंदा की गई है। प्रथम अभिलेख में पशु बलि की निंदा की गई है। दूसरा अभिलेख दूसरे अभिलेख में चिकित्सा व्यवस्था का वर्णन है। मनुष्य और पशु दोनों की चिकित्सा का वर्णन है। मनुष्य पशु की चिकित्सा का वर्णन ये दूसरे अभिलेख में है। तीसरा अभिलेख में राजकीय अधिकारियों को आदेश दिया गया कि वह हर 5वें वर्ष दौरे पर जाएं और कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख है। तीसरे अभिलेख में है, इसमें राजकीय अधिकारियों को
आदेश दिया है, इसमें राजकीय अधिकारियों को आदेश दिया गया है कि हर 5वें वर्ष निरीक्षण या दौरे पर जाएं। ठीक है। इसके बाद में कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख है। कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख है। ये हुआ तीसरा अभिलेख। अब चौथा अभिलेख। चौथा अभिलेख बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा। भेरी घोष की जगह है धम्म घोष की घोषणा, मतलब बौद्ध धर्म से संबंधित है। पांचवा अभिलेख। पांचवा अभिलेख, इसमें दोस्तों धर्म महामात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी मिलती है। धर्म महामात्रों की नियुक्ति के बारे में जानकारी मिलती है। फिर छठा अभिलेख। छठा अभिलेख है आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। आत्मनियंत्रण की शिक्षा छठे अभिलेख में दी गई है। फिर है दोस्तों सातवां और आठवां। सातवां और आठवां अभिलेख। सातवां हो गया और आठवां दोनों। इसमें दोस्तों तीर्थ यात्रा के बारे में बताया गया है। अशोक की तीर्थ यात्रा का वर्णन। अशोक की तीर्थ यात्राओं का वर्णन 7वें और 8वें अभिलेख में किया गया है। 9वां अभिलेख। 9वें अभिलेख में सच्चे शिष्टाचार और सच्ची भेंट का वर्णन है। सच्ची भेंट और सच्चे शिष्टाचार का वर्णन किया गया है। 9वें अभिलेख में सच्ची भेंट और सच्चे शिष्टाचार का वर्णन है। दसवां अभिलेख। 10वें अभिलेख में दोस्तों अशोक ने आदेश दिया कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा हित में सोचें। अशोक ने आदेश दिया कि
कि राजा तथा उच्च अधिकारी प्रजा हित में सोचें। ठीक है दोस्तों, 11वां अभिलेख। 11वें अभिलेख में धम्म की व्याख्या की गई है। ग्यारहवां अभिलेख, इसमें धम्म की व्याख्या का वर्णन है। धम्म की व्याख्या की गई है। 12वां अभिलेख। 12वें अभिलेख में दोस्तों स्त्री महामात्रों की नियुक्ति एवं सभी विचारों का सम्मान। स्त्री महामात्रों की नियुक्ति, स्त्री महामात्रों की नियुक्ति एवं सभी विचारों का सम्मान। विचारों का सम्मान की बात 12वें अभिलेख में कही गई है। 13वां अभिलेख सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों। अशोक के अभिलेखों में सबसे महत्वपूर्ण है 13वां अभिलेख। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इसमें कलिंग के युद्ध का वर्णन है, अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही है, इसी में पड़ोसी राजाओं का भी वर्णन है। कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही है तथा पड़ोसी राजाओं का वर्णन भी है। पड़ोसी राजाओं का वर्णन, यह हुआ 13वां अभिलेख। फिर है 14वां अभिलेख। 14वें अभिलेख में जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया है। जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया गया है। ये थे दोस्तों अशोक के 14 शिलालेख। अब देखिए अशोक के स्तंभ लेख, जिसकी कुल संख्या है 7। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या है 7 तथा ये ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है और ये ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। अब देखते हैं इनके स्तंभ लेखों के बारे में जानकारी। इनका जो कौशाम्बी का अभिलेख है वो रानी का अभिलेख कहा जाता है। कौशाम्बी के अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहते हैं। अभिलेख भी कहते हैं। और सबसे छोटा लेख है वो है रुम्मनदेई। इसी में लुम्बिनी में भू राजस्व की दर घटाने की घोषणा की गई है। सबसे छोटा है
रुमनदेई अभिलेख। रुमनदेई अभिलेख है वो सबसे छोटा स्तंभ लेख है, स्तंभ लेख। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में है प्रथम पृथक शिलालेख में अशोक ने यह घोषणा की कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। प्रथम पृथक शिलालेख अशोक ने कहा कि सभी मनुष्य, अशोक ने कहा कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। ये प्रथम पृथक शिलालेख से पता चलता है। और जो इनका 7वां अभिलेख है वो सबसे लंबा है। सबसे लंबा अभिलेख है वो है 7वां अभिलेख। इनका जो सारनाथ स्तंभ है वह राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में प्रयोग होता है, जिसमें 4 सिंह है, 4 पशु है, घोड़ा, हाथी, सिंह और बैल, और 1 चक्र है जिसमें 24 तीलियां हैं, और यही हमारा राष्ट्रीय चिन्ह भी है। देखते हैं एक बार दोबारा अशोक के शिलालेख। सर्वप्रथम अशोक के शिलालेखों की खोज 1750 ईस्वी में पोर्ट्रेदी फेंतलर ने की थी, और अशोक के शिलालेख को पढ़ने में सबसे पहले सफलता 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप को हुई। अशोक के शिलालेख देखिए कुल 14 शिलालेख हैं। प्रथम शिलालेख जिसमें पशु बलि की निंदा की गई है। द्वितीय शिलालेख में मनुष्य और पशु की चिकित्सा का वर्णन है। तीसरे शिलालेख में राजकीय अधिकारियों को आदेश दिया गया कि हर 5 वर्ष के उपरांत वो दौरे पर जाएं, और कुछ धार्मिक नियमों का भी वर्णन किया गया है। चौथा अभिलेख है जिसमें भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। 5वां अभिलेख है वो धर्म महामात्रों की नियुक्ति के बारे में जानकारी मिलती है। 6ठा अभिलेख है वो आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। 7वां और 8वां जिसमें अशोक की तीर्थ यात्राओं का वर्णन है। 9वां अभिलेख जिसमें सच्ची भेंट, सच्चे शिष्टाचार का वर्णन है। 10वां अभिलेख जिसमें अशोक ने आदेश दिया कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा हित में सोचें। 11वां अभिलेख है जिसमें धम्म की व्याख्या की गई है। 12वां अभिलेख जिसमें स्त्री महामात्रों की नियुक्ति और सभी विचारों का सम्मान करने की बात कही है। 13वां अभिलेख ये भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें कलिंग के युद्ध का वर्णन किया गया है, अशोक के हृदय परिवर्तन की बात की गई है, तथा इसी में पड़ोसी राजाओं का वर्णन भी किया गया है। 14वां और अंतिम अभिलेख जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया गया है। अब कुछ जानकारी और देखते हैं। अशोक के स्तंभ लेख जिसकी कुल संख्या है 7, और वो सभी ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। कौशाम्बी के अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहते हैं, और इनका सबसे छोटा स्तंभ लेख है वो है रुमनदेई स्तंभ लेख। प्रथम पृथक शिलालेख में अशोक ने कहा कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। इनका सबसे लंबा अभिलेख है वो है 7वां अभिलेख। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में है दोस्तों सारनाथ स्तंभ। सारनाथ स्तंभ जो कि सम्राट अशोक से रिलेटेड है, और यही फिर आगे चलकर राष्ट्रीय चिन्ह बना, जिसमें क्या है 4 सिंह। ठीक है दोस्तों, 4 शेर हैं, और यही हमारा फिर राष्ट्रीय चिन्ह भी बना। सारनाथ के स्तंभ से हमारा राष्ट्रीय चिन्ह बना। ठीक है, इसमें 4 पशु, 4 पशु हैं। कौन कौन से हैं? घोड़ा, हाथी, घोड़ा, हाथी, सिंह और
बैल, ये 4 पशु हैं और एक चक्र है जिसमें 24 तीलियां हैं। यही हमारा राष्ट्रीय चिन्ह बना। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग किया है। अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक एवं अरमाइक ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। ठीक है दोस्तों। अब ये लिपि कहाँ से मिली है वो देखते हैं कि ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान से प्राप्त हुआ है। ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान से, खरोष्टी का उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान से। खरोष्टी का उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से, और ब्राह्मी लिपि का शेष भारत से अभिलेख मिला है। शेष भारत से ब्राह्मी लिपि का अभिलेख मिला है। अभिलेख मिले हैं। ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के बारे में। मौर्य साम्राज्य का जो राजा था वो न्यायिक प्रमुख था। न्यायिक प्रमुख था और अमात्य वह प्रशासनिक अधिकारी था। प्रशासनिक अधिकारी को अमात्य कहते थे। उसके बाद में तीर्थ होता था शीर्षस्थ अधिकारी। शीर्षस्थ अधिकारी जिसको तीर्थ कहते थे। इनकी कुल संख्या थी 18। तीर्थ जो कि शीर्षस्थ अधिकारी था, इनकी कुल संख्या थी 18 और जिसको महामात्र भी कहते थे। महामात्र। उसके बाद में आता है दोस्तों, अब प्रमुख तीर्थ कौन कौन से थे? प्रमुख तीर्थ सबसे पहला है पुरोहित। पुरोहित जो कि धर्म दान विभाग का प्रधान था। धर्म दान विभाग का प्रधान था। फिर आता है सेनापति। सेनापति जो कि सैन्य विभाग का प्रधान था। सैन्य विभाग का प्रधान। उसके बाद में है दोवारिक।
द्वारिक था द्वार रक्षक, द्वार रक्षक को द्वारिक कहते हैं। फिर चौथा है अंतर्वेदिक। अंतर्वेदिक जो कि अंतःपुर का अध्यक्ष था। अंतःपुर का अध्यक्ष जो कि अंतर्वेदिक कहलाता है। फिर आता है अगले नंबर पर समाहर्ता जो कि राजस्व का प्रधान था। राजस्व प्रधान। फिर छठा उसके बाद में सन्निधाता, ये कोषाध्यक्ष था। सन्निधाता कोषाध्यक्ष। फिर सातवां ये इसके बाद में है प्रशासता, कारागार का अध्यक्ष। प्रशासता कारागार अध्यक्ष। आठवां प्रदेष्टि जिसको कमिश्नर कहते हैं, प्रदेष्टि कमिश्नर कहलाता था। नौवां है पौर, नगर का कोतवाल। पौर नगर का कोतवाल। पौर के बाद में व्यवहारिक प्रमुख न्यायाधीश। व्यवहारिक प्रमुख न्यायाधीश व्यवहारिक है प्रमुख न्यायाधीश। फिर है नायक। नगर रक्षा का अध्यक्ष। नगर रक्षा अध्यक्ष। उसके बाद में है कर्मांतिक, उद्योगों कारखानों का अध्यक्ष। कर्मांतिक उद्योगों कारखानों का अध्यक्ष। ठीक है दोस्तों, ये मुख्य मुख्य तीर्थ थे जो कि कुल 18 थे, जिसमें मुख्य मुख्य तीर्थ ये थे। उसके बाद मौर्य साम्राज्य में कुल 5 प्रांत थे जिन्हें चक्र कहा जाता था। मौर्य साम्राज्य में कुल 5 प्रांत थे जिन्हें चक्र कहा जाता था। प्रांतों को चक्र कहा जाता था। प्रांत का विभाजन विषय में किया गया था जो कि विषयपति के अधीन था। विषय में किया गया था। जो कि विषयपति के अधीन था। ठीक है दोस्तों, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी ग्राम, जिसका मुखिया ग्रामिक था। सबसे छोटी इकाई थी ग्राम, जिसका मुखिया ग्रामिक था। जिसका मुखिया ग्रामिक था। जिसका मुखिया ग्रामिक कहलाता था।
5 प्रमुख प्रांत कौन कौन से थे वो देखते हैं। पांच प्रमुख प्रांत और इनकी राजधानी कौन सी थी। इसमें सबसे पहला आ जाएगा उत्तरापथ। उत्तरापथ जिसकी राजधानी थी तक्षशिला। तक्षशिला। दूसरी थी अवंती जिसकी राजधानी थी उज्जैनी। अवंती की राजधानी थी उज्जैनी। तीसरी थी कलिंग जिसकी राजधानी थी तोसली, जिस पर अशोक ने अधिकार किया था। चौथा है दक्षिणापथ जिसकी राजधानी थी सुवर्णगिरी। और पांचवा और अंतिम प्रांत है प्रासी जिसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र। प्रांतों का प्रमुख कुमार या राष्ट्रीय कहलाते थे। प्रांतों के प्रमुख कुमार या राष्ट्रिक कहलाते थे। ठीक है दोस्तों, एक बार दोबारा देखते हैं। सारनाथ का स्तंभ है, उसमें 4 सिंह हैं, 4 पशु घोड़ा हाथी सिंह और बैल है, और एक चक्र है जिसमें 24 तीलियां हैं, और फिर यही हमारा राष्ट्रीय चिन्ह बन गया है। सारनाथ के स्तंभ से हमारा राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है। फिर अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग किया गया है। ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान से और खरोष्टी लिपि का उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से। शेष भारत से ब्राह्मी लिपि का अभिलेख मिला है। अब देखिए इनके प्रशासन के बारे में। इनका जो राजा था वो न्यायिक प्रमुख था, सबसे उच्च स्तर पर राजा जो कि न्याय विभाग का प्रमुख था। अमात्य जो प्रशासनिक अधिकारी कहलाता था। तीर्थ सबसे शीर्षस्थ ऊंचे अधिकारी होते थे। इनकी कुल संख्या थी 18 जिसको महामात्र भी कहते हैं। अब प्रमुख तीर्थ निम्न थे। पुरोहित जो कि धर्म दान विभाग का प्रधान होता था। सेनापति सैन्य विभाग का प्रधान। द्वारिक द्वार रक्षक। अंतर्वेदिक अंतपुर का अध्यक्ष। समाहर्ता था वो राजस्व प्रधान था। संधिदाता था वो कोषाध्यक्ष था। प्रशासता कारागार का अध्यक्ष और प्रदेष्टि कमिश्नर। पौर नगर का कोतवाल। व्यवहारिक प्रमुख न्यायाधीश को कहते थे। और नायक नगर रक्षा का अध्यक्ष था। कर्मांतिक जो कि उद्योगों और कारखानों का अध्यक्ष था। ये थे मुख्य तीर्थ या शीर्षस्थ अधिकारी। अब देखिए मौर्य साम्राज्य में कुल 5 प्रांत थे जिन्हें चक्र कहा जाता है। प्रांतों का विभाजन विषय में किया गया था। विषय के अधिकारी विषयपति कहलाते थे और विषय था वो विषयपति के अधीन था। सबसे छोटी इकाई ग्राम थी जिसका मुखिया ग्रामिक कहलाता था। अब वो प्रमुख 5 प्रांत कौन से हैं और उनकी राजधानी कौन सी है। सबसे पहला है उत्तरापथ जिसकी राजधानी है तक्षशिला। अवंती जिसकी राजधानी उज्जैनी। कलिंग की राजधानी तोसली। दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णगिरी और प्राची की राजधानी पाटलिपुत्र थी। और प्रांतों के प्रमुख को कुमार या राष्ट्रिक कहते थे। उसके बाद में दोस्तों नगर प्रशासन है वो 30 सदस्यों का एक मंडल करता था जो 6 समितियों में विभक्त था और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। नगर प्रशासन 30 सदस्यों का मंडल करता था।
30 सदस्यों का मंडल करता था, जो 6 समितियों में विभक्त था, जो 6 समितियों में विभक्त था, और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य थे। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य थे। अब प्रथम समिति देखते हैं। प्रथम समिति जो कि उद्योग शिल्प कार्य का निरीक्षण करती थी। उद्योग शिल्प कार्य का निरीक्षण करती थी। द्वितीय समिति थी, वो विदेशियों की देखरेख करती थी। विदेशियों की देखरेख करती थी। तृतीय समिति थी, वो जन्म मरण का विवरण रखती थी। जन्म मरण का विवरण रखती थी। चौथी थी, वो व्यापार वाणिज्य की देखभाल करती थी। पांचवी थी, वो वस्तु विक्रय का निरीक्षण करती थी। वस्तु विक्रय का निरीक्षण करती थी। और छठी समिति थी, वो बिक्री कर वसूलती थी। बिक्री कर वसूलना। ये 6 समितियां और उनके क्या क्या काम थे, उनका वर्णन हमने किया है। ठीक है दोस्तों, ये तो हुई मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। अब कुछ और जानकारी हम देखते हैं। जैसे मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग महामात्य सर्प के अधीन था। गुप्तचर को गूढ़ पुरुष भी कहा गया है। मौर्य साम्राज्य में गुप्तचर विभाग महामात्य सर्प के अधीन था। सर्प के अधीन था। गुप्तचर को गूढ़ पुरुष भी कहते थे। अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को राजुक कहा है। अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को राजुक कहा गया है। न्यायाधीश को राजुक कहा गया है। सरकारी भूमि को सीता कहा जाता था। सरकारी भूमि थी वो सीता कहलाती थी। मौर्य साम्राज्य में सरकारी भूमि थी वो सीता कहलाती थी। मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया है। मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया है।
7 वर्गों में विभाजित किया है। मेगास्थनीज की एक पुस्तक थी इंडिका। मेगास्थनीज की पुस्तक थी इंडिका, जो कि मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है दोस्तों, अब मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था वो बृहद्रथ था। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। बृहद्रथ। ठीक है दोस्तों, नगर प्रशासन है वो 30 सदस्यों का मंडल करता था, जो 6 समितियों में विभक्त थी। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। 6 समितियां कौन कौन सी हैं? प्रथम उद्योग शिल्प कार्य का निरीक्षण करती थी, दूसरी विदेशियों की देखरेख करती थी, तीसरी जन्म मरण का विवरण रखती थी, चौथी व्यापार वाणिज्य की देखभाल करती थी, पांचवी वस्तु विक्रय का निरीक्षण करती थी और छठी है बिक्री कर वसूलती थी। अब मौर्य साम्राज्य के बारे में कुछ जानकारी और देखते हैं। मौर्य साम्राज्य में गुप्तचर विभाग था, वो महामात्य सर्प के अधीन था, जो गुप्तचर को गूढ़ पुरुष भी कहा गया है। अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को राजुक कहा जाता था। सरकारी भूमि है वो सीता कहलाती थी। और मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया है। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका। मौर्य वंश का अंतिम शासक था वो बृहद्रथ था। ठीक है दोस्तों, आज हमने मौर्य साम्राज्य के बारे में अध्ययन किया है। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद दोस्तों।